Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CNET 2026 के लिए लास्ट 180 डेज स्ट्रेटेजी। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में यकीनन अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी स्पेशली CNET 2026 एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन की गई है, जो कि मैंने खुद बनाई है अपने मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे कि कितना टाइम लगता है एक स्टूडेंट को सिलेबस कवर करने में, रिवीजन करने में, क्योंकि मैं खुद ये एग्जाम दे चुकी हूँ और अच्छे से सेलेक्ट भी हुई हूँ अच्छे कॉलेज में। मैं आपको इस वीडियो में परफेक्टली गाइड करूंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, किन चीजों को फॉलो करना है, किन चीजों को नहीं करना है। वो सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, ये स्ट्रेटेजी मैंने आपकी लास्ट 6 मंथ्स के लिए बनाई है और एग्जाम आपका 7th मंथ में होगा या फिर उसके भी बाद होगा। एग्जाम आपका जून के स्टार्टिंग में होगा और ये मैंने बनाया है अप्रैल तक, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप लोग थोड़ा सा इसमें टाइम कम ज्यादा करके तो ये आप कर सकते हो कि ये हो सकता है आपका ये मैंने अप्रैल तक बनाया है, बट आपको सिलेबस कवर करने में मई लग जाए तो वो लास्ट का 1 मंथ आप अपने लिए रखो जिसमें आप सेल्फ प्रिपरेशन करोगे। सेल्फ प्रिपरेशन का मतलब है आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप अपने लास्ट 1 मंथ में कर सकते हो। देखो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने से पहले जरूरी होता है कि आप उसका पेपर पैटर्न समझ सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें CNET के लिए, तो यहाँ पे आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब ये 5 सब्जेक्ट कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं और ये पांचों सब्जेक्ट से 24-24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 24 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स के पूछे जाएंगे, 24 केमिस्ट्री के, 24 बायोलॉजी के, 24 आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 24 इंग्लिश के। मतलब आपके टोटल 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस के एक एक नंबर मिलेंगे। मतलब 120 नंबर का ही आपका पेपर होगा और 120 क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैं बात करूं, इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। पेपर आपका ऑफलाइन होता है, मतलब जो बबल फिलिंग होती है उस तरीके से आपका पेपर होता है OMR शीट पे। कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइम मिलता है 2 घंटे 15 मिनट, ऐसा कुछ टाइम मिलता है आपको। ठीक है, तो ये पूरी बात होगी एग्जाम की। फॉर्म कब आता है? फॉर्म आता है आपका या तो अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा या फिर मई के स्टार्टिंग में आ जाएगा। और एग्जाम आपका विद इन 1 मंथ हो जाता है, जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो ये पेपर की बात हो गई। फॉर्म कब निकलता है उसकी बात होगी, एग्जाम कब होता है उसकी बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो, आपको भी पता है कि सारे सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज है। जितना आपको केमिस्ट्री में जोर लगाना है पढ़ने में, उतना ही आपको इंग्लिश में भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे वेटेज सबका सेम है। 24 क्वेश्चन अगर आपसे केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे तो 24 क्वेश्चन ही आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी पूछे जाएंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को पहले तो हल्के में नहीं लेना है, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब इस वीडियो को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है, मतलब टाइमिंग के हिसाब से। पहला फेज रहेगा जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड करने हैं, बेसिक्स क्लियर करने हैं। दूसरे फेज में आपको सारे जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। एंड थर्ड फेज में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के 2 मंथ रहेंगे, मतलब जैसे आपका अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ नवंबर में, तो नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो नवंबर और दिसंबर, ये 2 मंथ ऐसे हैं जहाँ पे आपको अपने बेसिक क्लियर करने। आप ऐसा सोच लो, अगर आप बिगनर हो, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तब भी आप ऐसा सोच के चलो कि आपको कुछ भी नहीं आता। मान लो आपने जो पढ़ा है, आप वो भी सोच सकते हो कि आपको कुछ भी नहीं आता और आपको यहीं से स्टार्ट करना है। यहीं से स्टार्ट करने का मतलब है, देखो, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड करूँ तो फिजिक्स की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर लगता है फिजिक्स में। और मेरी बात मानो, अगर तुम फिजिक्स को अच्छे से पढ़ते हो, उसको अच्छे से क्लियर करते हो, तो तुम्हें फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, फिजिक्स अभी एक बार जोर लगा के पढ़ लो, क्योंकि अगर आप BSc नर्सिंग में एंटर कर रहे हो तो वहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत मान सकते हैं, बट फिजिक्स आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी उतनी। ठीक है, तो अभी आप एक बार कोशिश कर लो कि इसको एक बार अच्छे से पढ़ के खत्म कर दो, दोबारा पढ़ने का काम ही नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स की बात करूं मैं, तो फिजिक्स में आप स्टार्टिंग करो आपके बेसिक चैप्टर से। जैसे कि आपके जो क्लास 11th के चैप्टर हैं वो काफी ज्यादा बेसिक्स हैं, और अगर वो चैप्टर आप क्लियर कर लेते हो, मतलब अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हो, तो आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे फिजिक्स के चैप्टर हैं आपका यूनिट एंड डायमेंशन, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, आपका वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसे बेसिक्स जो चैप्टर हैं, बेसिक बनाते हैं जो सबका, तो वो अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो आप किसी भी एडवांस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी।
दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको यहाँ पे किसी भी टॉपिक को, चाहे वो फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना डीप में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपके सीनेट में नीट लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये बात नोट कर लो। और जितना बेसिक्स तुम पढ़ सकते हो, जितना बेसिक तुम क्लियर कर सकते हो, उतना अच्छे से अपने बेसिक्स को क्लियर करो। मतलब देखो, सीनेट ऐसा एग्जाम नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ लेते हो या बहुत मेहनत कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें जरूरत है कि जो चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ो, क्योंकि 28 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, आपको भी पता है, और उसमें से केवल 24 क्वेश्चन आएंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जिनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने की, कितनी ज्यादा जरूरत है। तो आप वही चीजें पढ़ो जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, पहले क्लास 11th के बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर करने के लिए अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि हम कहाँ से पढ़े, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। जो क्लास 11th के जो टीचर्स आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ऐसे टीचर्स जो बोर्ड्स के लिए पढ़ाते हैं, सुन लो ध्यान से, बोर्ड्स के लिए पढ़ाते हैं, तो वो टीचर्स क्या करते हैं, वो थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं एमसीक्यू के कंपैरिजन में। वो मेनली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 11th 12th में बच्चे उतने ज्यादा एडवांस नहीं होते हैं, तो हमें बेसिक ही पढ़ाया जाता है। तो आप उन टीचर से पढ़ने की कोशिश करो जो यहाँ पे बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहे हैं, 11th के लिए पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप हिंदी में किसी ऐसे टीचर को ढूंढ लेते हो जो हिंदी में भी पढ़ा रहा है और स्टार्टिंग से पढ़ा रहा है, तो आपका बहुत आसानी से ये क्लियर हो सकता है। और इतना हाई फाई भी नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ कि आपके बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इजी टू मॉडरेट हो सकता है, बट बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और फिजिक्स में आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे लिख लो। अगर बहुत हार्ड फॉर्मूला तुम नहीं लिख रहे हो, जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, याद करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बट बेसिक सब याद कर लेना। और हाँ, जैसे जो क्वांटिटीज हैं, मतलब राशि और उनके क्या बोलते हैं, मात्रक, यूनिट्स, तो वो यूनिट, डायमेंशन, ये सारी चीजें तुम्हें याद कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, और जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे एक चैप्टर है, मतलब चैप्टर क्या, वही आपका लाइट वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, लेंस वाला चैप्टर हो गया, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले केमिस्ट्री को टाइम कितना देना है, केमिस्ट्री को भी आपको पूरा 2 घंटा देना है। अगर आप केमिस्ट्री के लिए 2 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 1.5 आवर तो आपको देना ही है केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, और हाँ सॉरी, फिजिक्स में मैं एक चीज मेंशन करना भूल गई कि यहाँ पे आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप दूसरे के शॉर्ट नोट्स से मत पढ़ना। जैसे आपको मैंने ही बताया था कि आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, या फिर किसी भी टॉपर से आप मांगोगे, जो कि आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी रहे होंगे, अगर आप उनसे मांगोगे तो हो सकता है आपको नोट्स मिल जाए। बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो आपको नहीं समझ में आते, स्पेशली वो सब्जेक्ट्स जो आपको नहीं समझ में आते, तो उनके नोट्स आपको खुद से ही प्रिपेयर करने हैं। दूसरे के नोट्स नहीं समझ में आते हैं, बस देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब केमिस्ट्री के भी नोट्स आपको खुद से बनाने। नोट्स का मतलब है शॉर्ट नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करो, जो कि एग्जाम टाइम में आपके लिखने में हेल्प करें। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है ऐसे नोट्स जिनमें पूरी थ्योरी तो नहीं है, पर एक क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगना है वो फॉर्मूला लिखा है, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लिखा है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ कि देख के समझ में आ जाए कि हाँ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बेसिक से पढ़ना है। बेसिक्स के से पढ़ने का मतलब है, देखो आप स्टार्ट कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक भी इजी है, बट मुझे फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा इजी लगती थी, मतलब ज्यादा अच्छी लगती थी, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ना प्रेफर करती थी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, नहीं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट थोड़े इजी रहेंगे तो आपको जल्दी समझने में आसानी भी होगी। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करना है आपको, जितने भी फॉर्मूलेस हैं आपके मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में, वो सारे एक साथ लिख लो, उनको अच्छे से लर्न कर लो, और उसके बाद आप स्टार्ट करो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब सॉल्व करना, उसको पढ़ना, आपको इजी लगेगा और समझ में भी आएगा। क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ होती है कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो भी काफी इजी रहता है। जैसे हमसे पूछ ली जाएगी सॉलिबिलिटी, अब अगर हमें नहीं आती होगी, उसका हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमें अगर फॉर्मूला आता होगा तो हम इजीली उसको निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीनेट में, तो आपको क्या करना है, अच्छे से सारे फॉर्मूलाज लर्न करने, उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ऑर्गेनिक की बात करें उससे पहले इनऑर्गेनिक पे आते हैं। तो इनऑर्गेनिक में आपको अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, और इनऑर्गेनिक से मुझे लगता है ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी,
फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इतने ऑर्गेनिक से आपसे नहीं पूछे जाते। इनऑर्गेनिक में जितनी थ्योरी पोर्शन है बहुत अच्छे से कवर करना है, स्पेशली उसमें आपका जो पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर करना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन चैप्टर्स को आप स्किप नहीं कर सकते। और अगर आप चाहो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री बता रखा है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक देखो सबको टफ लगता है, बट हालांकि आपके सीनेट में जो पूछा जाता है वो बहुत डीप लेवल नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको फिर भी अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है कि मान लो क्वेश्चन कभी कभी आ जाए, तब उस केस में आप क्या करोगे, आप सोचोगे आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको ऑर्गेनिक भी पढ़ना है। ऑर्गेनिक में आप क्या, IUPAC नेमिंग जो सिंपल सी बेसिक सी है वो आपको पढ़नी है, मतलब उसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, IUPAC नेमिंग, उसके अलावा जो सिंपल सी नेम रिएक्शन है, बहुत भारी भरकम सी रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, जो इजी इजी रिएक्शंस है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल क्या याद करना है, एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी है आपकी केमिस्ट्री के लिए। उसके अलावा दूसरी चीज है कि आपको जो एटम्स है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, वो याद करना है अच्छे से। और जो नेम रिएक्शन है उनके लिए भी अलग से एक चार्ट, या फिर मतलब कह सकते हैं आप एक पेपर पे आप प्रिपेयर कर लेना, कि जहाँ पे आपकी सारी रिएक्शंस एक साथ हो, तो वो आपके काम आएगा ही आएगा एग्जाम टाइम। और पीरियोडिक टेबल मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से लर्न करना, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का। और हाँ, पढ़ने के लिए आपको अपने नोट्स से ही पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, अगर आपको किसी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपको कोई बीच का टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप पहले कोशिश करो कि आपका जो बेसिक है, उस टॉपिक का जो बेसिक है वो आप पहले क्लियर करो। क्योंकि अगर आप किसी चीज को बीच से समझ लोगे, अगर उसका क्वेश्चन स्टार्टिंग से आ गया, मतलब कुछ बेसिक पूछ दिया, तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पहले से ही आप अपने बेसिक क्लियर करके चलो। ठीक है, और आई थिंक मैं पता नहीं 7 से 8 बार बोल चुकी हूँ कि एग्जाम में आपका बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, बेसिक ही पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, मैंने फिजिक्स की बात कर ली, केमिस्ट्री की बात कर ली, अब हम बात करें बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है, उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। और एनसीईआरटी में आप क्या करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो, उनको आप या तो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, या फिर उनके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप 24 में से 20 क्वेश्चन सही करके आओगे। क्योंकि बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, जैसे आपके चैप्टर्स हैं, 11th के चैप्टर्स हैं, कुछ 12th के चैप्टर्स हैं, तो आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको जो चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, जैसे कि आपका जेनेटिक्स हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। और जो आपके चैप्टर्स हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, उसके बाद आपका चैप्टर हो गया एक इवोल्यूशन, और चैप्टर हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी, और एक चैप्टर है आपका, एक सेकेंड, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन चैप्टर से ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी। तो बायोलॉजी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज, अब टाइमिंग की बात करी जाए कि बायोलॉजी को पढ़े कितने घंटे, तो देखो बायोलॉजी अगर आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आप 1 घंटे या 1.5 आवर भी पढ़ोगे, तब भी कोई इशू नहीं है। आप मेन फोकस पर करो अभी उन सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि ये 3 महीने मैंने आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। तो इनमें आप फोकस करो उन सब्जेक्ट्स पे जो आपको कम आते हैं या थोड़े अच्छे से नहीं आते हैं, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इनको आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो। बाकी बायोलॉजी अगर आपको आती है अच्छे से, तब आप इसको 1 घंटे पढ़ो, अगर नहीं आती है तो आप इसको 2 घंटे या 2.5 घंटे भी पढ़ सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनको बहुत ज्यादा डर लगता है इंग्लिश से। आई थिंक मेरी एक जूनियर थी जिन्होंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि उनको इंग्लिश से कितना ज्यादा डर लग रहा था, एग्जाम में उनको लग भी नहीं रहा था कि इंग्लिश की वजह से उनका होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पैसेज रीड करो। डेली आप एक पैसेज रीड करो, जिससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। और उस पैसेज में आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि पैसेज दे देते हैं आपको एक, और उसमें से ही क्वेश्चंस रहते हैं जिनके आंसर्स भी दिए हुए थे, मतलब मल्टीपल के फॉर्म में। तो वो आप पहले रीड करो, उसके बाद आप क्वेश्चंस उसमें से सेलेक्ट करो, आंसर सेलेक्ट करो। तो उससे क्या है कि इंग्लिश भी आपने रीड करी, और आपको क्या है कि एक क्वेश्चन फॉर्मेट भी मिलेगा कि इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। उसके अलावा आपको पढ़नी है वोकेबलरी और इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स, जो कि आपके ग्रामर में यूज किए जाते हैं, फिर वो चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए हो,
आर्टिकल्स के लिए हो, नाउन्स के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, आपके जितने ग्रामर के बेसिक रूल हैं वो आपको पढ़ने हैं। पढ़ाई की टाइम की बात करें तो आप इंग्लिश ग्रामर को दे सकते हो अपना 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, जैसा आपके पास टाइम हो तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम देख सकते हो। और पढ़ना किससे है इंग्लिश ग्रामर को, तो इंग्लिश ग्रामर को आप अपनी 11th की जो मतलब 11th और 12th की जो एक कंबाइंड बुक होती है ग्रामर की, आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो या तो आप ले लो, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप फिर बाइटी की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर को समझाया जाता है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं परचेज करना चाहते। हालांकि अगर आपके पास कोई बुक नहीं है इंग्लिश ग्रामर की, वैसे तो 11th 12th सबने किया होता है, सबके पास होती है, तो आप उससे कवर कर लो, नहीं तो फिर यूट्यूब से ही कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट आती है बात नर्सिंग एप्टीट्यूड की। छोटा सब्जेक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही वेटेज कवर करता है जितना आपके बाकी के सब्जेक्ट। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए सबसे पहले आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका आधा वहीं पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा क्या जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आपका चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसके क्वेश्चन हिसाब से पूछे जा देते हैं। फिर एक चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो आपका चैप्टर है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, और उसके अलावा एक चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी, तो उससे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो इस तरीके से तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है नर्सिंग का बेसिक्स, जैसे कुछ नर्सिंग में जो हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, जो वैक्सीन्स होती हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, और यहाँ पे पूछते हैं आपके हॉस्पिटल्स के बारे में, जो डिफरेंट हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, इक्विपमेंट्स जो यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल में, कौन सा इक्विपमेंट कब यूज किया जाता है, तो यही सब बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है नर्सिंग के बारे में। तो वो अगर आपके पास कोई बुक है नर्सिंग एप्टीट्यूड की, अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तब भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के आप क्वेश्चंस रहते हैं जिनसे आप प्रैक्टिस करते हो, तो उनको वन लाइनर फॉर्मेट में लिखते रहना, ताकि जब आप बहुत ज्यादा टाइम तक प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके पास एक अच्छी खासी नोटबुक बन जाएगी नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जिसको अगर आप लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हो तो वो काफी रहेगी आपकी एग्जाम के लिए, मतलब उसको पढ़ के आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पांचों सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज रहेगा, और इसमें आपको बेसिक पे ध्यान देना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है तो टाइम दो, ऐसा नहीं है कि रश के चक्कर में कि कंप्लीट करना है आप भागे जा रहे हो। तो अगर टाइम लग रहा है तो आपको टाइम देना है उस चीज पे और अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, अब ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें आपने सारी चीजें मान लो बेसिक आपके जितने भी थे वो आपने कवर कर लिए हैं, सिलेबस भी आपका थोड़ा बहुत बचा है। ठीक है, उसके बाद आपका शुरू होगा 4th मंथ। ये मैंने आपको 2 महीने या 3 महीने, जो लोग 2 महीने में नहीं कर पा रहे हैं, 2 महीने बहुत कम टाइम है आई नो, तो इसलिए आप इसको 3 महीने मान लो। ठीक है, 3 महीने में आपने ये सारा कवर कर लिया होगा। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो, अगर आप काफी स्लो स्पीड में चलोगे तब भी आई थिंक 3 महीने में आप कवर कर लोगे। जो लोग 12th में है तो उनको भी अभी टाइम लगेगा ही 12th का, तो अभी आप 12th में रिवाइज कर सकते हो, आपके एग्जाम के टाइम पे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। और जो लोग ड्रॉपर हैं तो आप लोग पहले से दोनों चीजें पढ़ चुके हो, तो आपको तो कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो 3 महीने में आप ये कवर कर लेना, इतना जितना जल्दी आप कवर करोगे उतना ज्यादा आपके पास टाइम रहेगा रिवीजन के लिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट 1 मंथ की बात करें, तो इस नेक्स्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है, जो आपका 4th मंथ रहेगा। ठीक है, 4th मंथ और 5th मंथ, इन दोनों महीनों में लाइक अभी आपका नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी तक आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है। उसके बाद आएगा फेब और मार्च। तो इन दोनों महीने में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अभी तक आपने जो पढ़ा है अब इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। टाइम दो दिन में, जैसे आप सुबह के टाइम में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लो, फिजिक्स और बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड, या फिर फिजिक्स और इंग्लिश, मतलब एक इजी सब्जेक्ट और एक हार्ड सब्जेक्ट। मॉर्निंग टाइम में इसको निपटाओ, उसके बाद इवनिंग में आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री वो पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब एक दिन में आप 4 से 5 सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करो। देखो 5 ही सब्जेक्ट आपके सीनेट में पूछे जाते हैं, तो जब आपका रिवीजन टाइम आएगा तो उसमें आप मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करो एक दिन में। तो अब आपके 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आप जाओगे 4th मंथ में, तो जो 4th मंथ रहेगा और 5th मंथ रहेगा, यानी कि आपका मान लो फेब और मार्च। ठीक है, तो ये 2 महीने रहेंगे, इन दोनों महीनों में आपको अच्छे से रिवीजन करना। आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर एनालाइज करो जो चीजें आपसे गलत हो रही हैं, जो चीजें आप जिन क्वेश्चंस में अटक रहे हो, उन चीजों को दोबारा से पढ़ना है। क्या करना है, उन चीजों को दोबारा से पढ़ना है जो
देखो ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार पढ़ लिया दिमाग में फीड हो गया, अब वो कभी भूलेंगे नहीं। हम लोगों की मेमोरी ठीक है शार्प है, बट हम भी भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हमें पता लगेगा कि कौन सी चीज हम भूल रहे हैं, कौन सी चीज हमें याद रह रही है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें देखना है कि कौन सी चीज हमें नहीं आ रही है, उसको नोट करना है, उसको दोबारा से रिवाइज करना है। अगर उस चीज के नोट्स नहीं है आपके पास तो आपको नोट्स भी बनाने हैं उस टाइम में। तो उस 2 महीने में आपको अच्छे से पांचों सब्जेक्ट्स को टाइमिंग देनी है। लाइक उस टाइम तक आपके सारे सब्जेक्ट्स इक्वल पे हो गए होंगे। लाइक अभी आपको फिजिक्स नहीं आता, बट 3 महीने बाद आपकी सेम कंडीशन नहीं रहेगी, आप फिजिक्स में काफी एडवांस हो चुके होंगे। तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, एनालाइज करनी है अपनी गलतियां, और जहां पे गलतियां कर रहे हो वहां पे आपको दोबारा से उन चीजों को पढ़ना है और दोबारा से स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये करना है आपको नेक्स्ट 2 मंथ में। और ये मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं। जो सब्जेक्ट आपके ज्यादा कमजोर है उन पे ज्यादा ध्यान दो, बट ऐसा नहीं है कि जो आपको अच्छे से आ रहे हैं उन पे ध्यान ही मत दो। मतलब सबको इक्वली टाइम आपको देना है। और ये टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, कि जैसे देखो सारे स्टूडेंट्स का टाइमिंग अलग होगा, किसी का कुछ पढ़ने का टाइमिंग होगा तो किसी का कुछ, किसी को घर में काम दिन में ज्यादा रहता है, किसी के घर पे इवनिंग में काम ज्यादा रहता है। तो ये चीज आपको अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज करनी है। अगर मैं बता भी दूंगी तो वो केवल एक स्टूडेंट पे या 2 स्टूडेंट पे अप्लाई हो पाएगा, वो सब पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपकी टाइमिंग है ये आपको खुद से ही मैनेज करनी होगी, खुद से ही समझना होगा कि किस कैसे कैसे मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ, कैसे कैसे मैं अपने अच्छे से स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो लास्ट 1 मंथ रहेगा, जो एकदम कह सकते हैं आपका लास्ट, मेरे हिसाब से जो लास्ट है अप्रैल, क्योंकि उसके बाद आपका मई बचेगा पूरा। उस मई में आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा, और जो लोग इतने में नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है वो अप्रैल को भी इसी में इंक्लूड कर लें। तो उनके लिए लास्ट 1 मंथ मैंने रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पढ़ाई करो। और हालांकि जब आएगा तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी। अभी फिलहाल के लिए हम इतना टारगेट सेट करके चल रहे हैं कि आपका अप्रैल तक सिलेबस कवर हो जाना चाहिए और 1 मंथ का आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो अब आपका सिलेबस कवर हो गया, अब आपका रिवीजन भी हो गया लास्ट के 2 मंथ में। अब आ गया आपका अप्रैल, मैं बता रही हूँ इतना जब आप कर लोगे तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब आपका रिवीजन भी हो गया, आपने देख भी लिया कि आपसे गलतियां कहाँ ज्यादा हो रही हैं। अब आपको क्या करना है, एक तो फुल चैप्टर मॉक टेस्ट देना है, कि एक सब्जेक्ट है उसका कोई एक चैप्टर है उसका हमने मॉक टेस्ट दिया। उसके बाद हमें पूरे सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी है, पहले हमने जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसका हमने रिप्रोडक्शन से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आप देखो कि पूरी बायोलॉजी में आप पूरे बायोलॉजी का एक मॉक टेस्ट दो, मतलब जिसमें आपके सारे चैप्टर्स कवर हो, 11th के भी 12th के भी। तो ऐसा एक मॉक टेस्ट दो। और उसके बाद जब आप ये सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज ये दोनों मॉक टेस्ट कवर कर लो, फिर उसके बाद आप पूरा होल सिलेबस मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। जैसे जो मॉडल पेपर्स वगैरह आपको मिलते हैं जिनमें आपके फिजिक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी, और आपके सॉरी इंग्लिश के भी। तो ये पांचों सब्जेक्ट्स के जहाँ पे आपके साथ में कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और क्या करना है आपको, टाइमिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ओएमआर शीट पे। अगर आपके पास ओएमआर शीट नहीं है तो आप लोग परचेज कर लो मार्केट से, 1 रुपए की एक शीट मिल जाती है, और उसमें बबल फिल करने की कोशिश करो। क्योंकि ये प्रैक्टिस आप जितने अच्छे से कर लोगे इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लगता है एक बबल फिल करने में। और सबसे ज्यादा बबल फिलिंग में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट जब एग्जाम होता है। अगर गलती से भी आपका एक बबल ऊपर या नीचे हो गया तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी आपको करनी है, एग्जाम टाइम पे करनी है, और ये आपको इतना पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद जिन लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, लास्ट में एक 1 मंथ बचेगा जब आपका मई, तो उस टाइम पे क्या है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी आ जाती हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज में इनरोल करना है, जब आएंगी तो आपको इनरोल करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज भले ही हमारे एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आते, पर उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और हमें समझ में आ जाता है कि हमारी कहाँ पे गलती हो रही है, कैसे हमें नहीं करना है। तो वो सारी चीजें रहती हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले 3 महीने में आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, बेसिक्स अच्छे से क्लियर करने हैं। अगर बेसिक क्लियर करने में टाइम लग रहा है, टाइम दो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे नहीं ये चीज समझ में आई, उसको अच्छे से टाइम दो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, और चीजों को अरेंज करके लिखो, लाइक जिनको आपको दोबारा पढ़ने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद आपके जो नेक्स्ट 2 मंथ बचेंगे उसमें आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो उनको दोबारा पढ़ना है, एनालाइज करना है अपनी गलतियां कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, किस टॉपिक में आपको अभी भी दिक्कत हो रही है, तो वो सारी चीजें आपको दोबारा पढ़नी है।
उसके बाद जो लास्ट 1 मंथ बचेगा उसमें आपको पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद उसमें आपको सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। तो ये और हाँ, 2 चीजें और जो मुझे इस वीडियो में बतानी थी कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले वो सुनो जो आपको नहीं करना है। स्टिक टू एनसीईआरटी, कि आपको सिर्फ बायोलॉजी के अलावा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पे केवल एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहना है, नहीं एनसीईआरटी को उतना डीप में, मतलब मैं कह रही हूँ अगर आपसे पढ़ा जा रहा है तो अच्छी बात है, बट केवल एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना। बायोलॉजी में आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, बट उसमें भी आपको आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है दूसरों के नोट्स देखने में। दूसरों के नोट्स देखने में आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, समझने में नहीं समझ में आएंगे, समझ में भी आ गए तो उनसे आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, दूसरों के नोट्स पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है मतलब आप उनसे सीख ले सकते हो कि अच्छा ऐसे बना सकते हैं हम, तो ऐसे हम भी बना ले, बट आपको सेम कॉपी नहीं करनी है कि दूसरे के नोट्स बने हैं वही आपने छाप लिए, तो ऐसा तो नहीं करना है। आपको अच्छे से खुद से नोट्स बनाने हैं, खुद से वीडियो देख के या फिर बुक देख के आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, केवल एनसीईआरटी को ही नहीं पढ़ना है, बाकी चीजों पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी चीज, आपको एक दिन में बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग आप कर सकते हो 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, और उसके बाद धीरे 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 आपको अपने घंटे बढ़ाने हैं। ये जो ग्राफ आपका है ना वो एकदम ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं। अगर ऐसे बढ़ेगा तो एक दिन में नीचे आ जाएगा। तो आपको धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, तो आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एक भी दिन मिस कर दो, आपको डेली पढ़ना है। और कोशिश करना कि आपके जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट्स मैं बस माइनर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये उतने ज्यादा टफ नहीं है। माइनर इसलिए नहीं है कि ये कम मार्क्स कह रही है, ये इक्वल वेट गेन करते हैं, वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में। लाइक आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट आपको इनको भी बराबर इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि जितने मार्क्स का आपका फिजिक्स पूछा जाएगा उतने ही मार्क्स का आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी पूछा जाएगा। तो आपको इन पे बराबर ध्यान देने की जरूरत है और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, और आपको कुछ भी फालतू का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखना है। मैं फिर बता रही हूँ, हालांकि ये भी एक स्ट्रेटजी वीडियो है, बट आप एक देख लो, 2 देख लो, उससे ज्यादा नहीं। आप जितने ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे आप उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे, तो वो आपको नहीं करना है। और एक चीज कि आपको बहुत सारे मेंटोर्स नहीं बनाने हैं। आप किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, एक टीचर को फॉलो करो, 2 टीचर को फॉलो कर रहे हो, उससे ज्यादा किसी तीसरे टीचर को फॉलो मत करो, क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा लोगों की बात सुनोगे उतना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होगे। किसी एक या 2 इंसान को पकड़ लो जिनका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लाइक टीचर है, स्टूडेंट है, या फिर जो भी आपका सीनियर है। तो अगर आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो तो आप उसी को फिर फॉलो करो, फिर सबके पास आप मत जाओ, क्योंकि अगर आप बार बार अलग अलग लोगों को चेंज करोगे, एक आप कंफ्यूज होगे, दूसरा आप पढ़ नहीं पाओगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको नहीं करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी आलतू फालतू का अनरिजल्ट नहीं खाना है जिससे आप बीमार पड़ जाओ, और ठंडी में बच के रहना। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक दिन के लिए भी बीमार पड़ते हो तो वो आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करती ही करती है, और आपका जो पढ़ने का जो मोरल होता है वो भी डाउन हो जाता है। तो आपको अच्छे से अच्छा खाना खाना है, अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और पढ़ाई अच्छे से करनी है, डेली पढ़ाई करनी है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अगर ये सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी रैंक ला सकते हो अपने एग्जाम में, और एक अच्छी सीट ले सकते हो एक अच्छे कॉलेज की। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी चीज में डाउट है, कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं उनकी लिंक भी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप अगर और ज्यादा सीनेट से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हो, अगर आपको सीनेट के बारे में नहीं पता है, तो आप मेरे चैनल पे सीनेट 2026 नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सीनेट से रिगार्डिंग। ठीक है, सो आज की वीडियो के इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।